देखो दक्षिण भारत का पूरा इतिहास हमने पढ़ा है ना, लगभग सारा इतिहास हमने खत्म कर दिया जितना प्राचीन इतिहास हो सकता था। अभी आएगा, अभी मध्यकालीन भारत में जब आएगा बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ये आएगा, तब तुमको हम हैदर अली, टीपू सुल्तान ये सब पढ़ा देंगे आगे, क्योंकि समय के साथ आएगा ना ये। बाकी पुराना वाला जितना इतिहास था वो हमने तुमको सब पढ़ा दिया, चेर, पांड, चोल, वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट सब पढ़ा दिए है ना। अब बारी है कि उत्तर भारत में हम दोबारा से चलें, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद में हमने वर्धन वंश के बाद में नीचे चले थे दक्षिण भारत की तरफ। अब हम सोचेंगे कि फिर से ऊपर जाएं और उत्तर भारत में अब देखें वहां पे स्थिति क्या है ना। क्योंकि हर्षवर्धन के जाने के बाद में ऊपर का पूरा एरिया खाली हो गया था और उसी के जगह पर ही, उसी के साम्राज्य में ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसका साम्राज्य बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा था जिसको कहते हैं हम पाल वंश, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका इतिहास? पाल वंश। अभी यहाँ पे हम एक घिचपिच बनाने जा रहे हैं, तुम लोग बताना ये है क्या आखिर। ये भारत का नक्शा है, किस एंगल से तुमको ये भारत का नक्शा लग रहा है? अच्छा, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो छोटा बनाते काफी ज्यादा बड़ा हो रहा था। हाँ जी, बता दिया करो क्या बता रहे हो। चलो देखो, कुछ कुछ लगा होगा, कुछ पेड़ ज्यादा फूल गया इसका इस बार बनने में, है ना। तो ये मान लेना कि खाते पीते घर का भारत का नक्शा है, ठीक है। ये क्या है? खाते पीते घर का भारत का नक्शा थोड़ा तगड़ा है ना। तो ऐसा बन गया, है ना। तो इतना मान के चलना। अब कोई बता सकता है कि पाल वंश अगर हम बनाएंगे, क्योंकि नीचे का हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ तक का पूरा इतिहास हमने दक्षिण भारत का पढ़ लिया है, अभी बताया। अब हम उत्तर भारत में जा रहे हैं, तो उत्तर भारत में हमको आज पढ़ना है पाल वंश। कौन सा वंश पढ़ना है? पाल वंश, है ना। आज के समय में जो लोग अपने आप को गडरिया वगैरह कहते हैं ना, ओबीसी में आता है ना कैटेगरी ये, तो ये वही वाले हैं लोग, है ना। तो तुम में से कोई लोग हो तो अपना अपना मान लेना कि तुम्हारे वंश की बातें होने जा रही हैं, ठीक है। तो ये पाल वंश है, इसको कहते हैं गडरिया, है ना। गडरिया वंश भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी का इतिहास पढ़ने वाले हैं। हमने कहा उत्तर भारत में होगा जहाँ पे हर्षवर्धन का साम्राज्य हुआ करता था। कोई बताएगा हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ हुआ करता था? कौन बताएगा? बताओ। कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, है ना। बाकी लोग भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बोलने का टैक्स लगेगा, हालांकि उसूल लिया जाएगा। ठीक है। तो कन्नौज क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी, है ना। पर राजधानी भर कन्नौज थी, उसका साम्राज्य बड़ा था। मतलब हमने कहा था हर्षवर्धन उत्तर भारत का शासक था, तो उत्तर भारत पूरा उसके कब्जे में था कि नहीं था? उसकी राजधानी कन्नौज थी, उसी में उत्तर भारत पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसी में हमने कहा कि कुछ टुकड़े पर पाल शासकों ने शासन कर लिया, है ना। अब ये होंगे तो कहाँ पे होंगे? हाँ, बंगाल साइड, बिल्कुल सही जगह, है ना। तो बंगाल यहाँ तक होगा। कोई कह सकता बंगाल यहाँ तक होगा? इतना बड़ा? सोचो सोचो, छोटी सी बात है, इतना बड़ा बंगाल होता है क्या? है? तब होता था। देखो बंगाल के पीछे की कहानी बताओ तो बता दें शॉर्टकट में, है ना। तो देखो बंगाल जो है पहले पूरा बड़ा हुआ करता था। पहले बंगाल में आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा मिला करके तब इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था। तुमको याद होगा, अभी पढ़ा नहीं है, हालांकि आगे पढ़ोगे, 1905 में बंगाल का विभाजन सुना तो होएगा ही, इतना तो नए नए नहीं हो, सब लोग सबने सुना है। तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। इससे बना था बंगाल विभाजन में सबसे पहले बांग्लादेश, जिसको हम पूर्वी बंगाल कहते हैं। पहले पूर्वी बंगाल बना, बाद में 1972 से वो बांग्लादेश हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट बांग्लादेश कह दें तो ये क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया, है ना। अंग्रेजों ने विभाजन करवा दिया था इसका 1905 में, पूर्वी बंगाल बन गया, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला कट के निकल गया, जो आज के समय बांग्लादेश है, ये वाला हिस्सा कट गया 1905 में। फिर बारी आई 1911, क्या आया? 1911, और 1911 में ये वाला हिस्सा कट गया, और ये वाला हिस्सा ही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बिहार। क्या कहलाता है? बिहार। तो 1911 में क्या कटा? बिहार कट गया। फिर समय बदला और 1936 में कट गया उड़ीसा। क्या कट गया? उड़ीसा। उड़ीसा इधर वाला क्षेत्र, ये कट गया। अब बचा तो ये वाला क्षेत्र, तो ये भी कटना चाहिए। ये कटना चाहिए, बता रहे कौन कह रहा कटना चाहिए? कोई नहीं, कटना नहीं चाहिए। देखो देखो सन 2000 में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे
जिनका जन्म तिथि होगा सन 2000, हो गए हैं। बाकी सब लोग इससे बड़े हो छोटे हो? छोटे हो। बड़े वाले कौन कौन है इससे? हाँ, तो बहुत सारे लोगों का होगा 2000, है ना, इतने वाले होंगे। देखो हमारा क्या है, हम लोग ये हमारे जन्म के बाद की घटना है, बंगाल विभाजन, तो हम हुआ करते थे आदिमानव के समय में। ये तुम्हारे समय की घटना है ना। इसमें अलग हुआ कौन पता है? इसमें झारखंड अलग हुआ। कौन अलग हुआ? झारखंड। ये तुम्हारे सामने की घटना है और ये हमारे सामने की घटना है, ठीक है। हम बहुत पुराने हैं, आदिमानव के समय के, जब हम क्या करते थे, आखेट किया करते थे, ठीक है, बात समझे। तो ऐसे बंगाल का विभाजन हुआ। थोड़ा इधर देख लेते, ये वाला भी है स्टैटिक की जानकारी, थोड़ी ध्यान रखना, है ना। अब इधर स्टैटिक पे आते हैं, ये घिचपिच हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये वाला समझ में आया कैसे टूटा, इतना बंगाल कैसे था, ये बंगाल समझ में आया। तो इतना पूरा बंगाल हुआ करता था। इस पे किसका शासन था? पाल वंश का इस पे शासन हुआ करता था। तो पाल वंश का हम अगर साम्राज्य बना ले तो ये ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा? ये कौन सा हो जाएगा? पाल वंश। ये क्या हो जाएगा? पाल वंश, है ना। अब तुमको बस इतना बताना है, ये टूटा किससे, ये किस साम्राज्य से टूट करके पाल वंश बना, बताओ। अभी हमने बताया वर्धन वंश, हर्षवर्धन के साम्राज्य से, क्योंकि हर्षवर्धन के जाने के बाद में कोई भी योग्य शासक नहीं आया और उसी से टूट करके क्या बन गया? तुम्हारा पाल वंश ये बन गया, ठीक है ना। अब तुमसे पूछा जाएगा इस वंश का पहला शासक या फिर संस्थापक कौन होगा, तो बताओ इस वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। कौन है? धर्मपाल नहीं है, ठीक है ना। किसी का ताऊ जी का नाम है क्या धर्मपाल? जिसका अपने ताऊ जी का नाम कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो गोपाल, है ना। इस वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है ना। इसको क्या कहेंगे? इस वंश का संस्थापक, ठीक है ना। योग्य शासक था। हालांकि इसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से राजा घोषित नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने विद्रोह नहीं किया था। हालांकि यहाँ उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य पर शासन करने वाला कोई शासक बचा नहीं था, तब इसको वहां की जनता ने शासक बना दिया था, तो इसने विद्रोह नहीं किया था। बात समझ लेना, ये विद्रोह इसने नहीं किया था, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था। स्वतंत्र रूप से शासक था क्या? नहीं। अब इसके अंडर में पूरा इतना साम्राज्य है, ये बंगाल वाला पूरा, बंगाल बिहार का क्षेत्र कह सकते हैं। अच्छा, कोई बताएगा इसकी राजधानी कहाँ होगी? बताओ, कोई बता सकता है? ये इसने पूरा बंगाल का क्षेत्र कब्जा किया, तो इसने राजधानी कहाँ पे बनाई होगी? बताओ। बिहार गए कोई लोग? बिहार गए हो? नहीं गए? एक बहुत ही फेमस जिला है वहां का, मुंगेर। मुंगेर, मुंगेर नहीं सुने हो? सुना है। तो इसकी राजधानी वही थी, यहाँ नहीं है। पाल वंश की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मुंगेर, है ना। तो इसने अपने साम्राज्य में, यानी बिहार वाले क्षेत्र में, इसने एक बनवाया विश्वविद्यालय। और ये तुमने सुना नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी जानो, क्योंकि किस्मत का जाना नहीं जाता है। किस्मत कभी भी खराब होगी तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, है ना। तो तुम ध्यान रखना कि गोपाल ने, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय का नाम बता सकते कोई लोग? हम बता देते, कोई बात नहीं। इसका नाम है ओदंतपुरी। क्या नाम है? ओदंतपुरी। ये क्या है? विश्वविद्यालय। क्या है? कहाँ पे है ये? बिहार में। बिहार में भी अगर जगह पूछा जाए तो बिहार शरीफ। कहाँ पे होगा? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ तो जिला सुना है ना? नहीं सुना? और बिहार शरीफ भी नहीं सुना? बहुत फेमस है यार, तुम लोग मतलब दुनिया जहान की खबर ही नहीं रखते। कोठावा सुना है? हरदोई, उत्तर प्रदेश। अरे नहीं कह रहा है, कह रहा सर उत्तर प्रदेश नहीं सुना। तो ये वाला बिहार का क्षेत्र है ना। बिहार के बीचों बीच में एक शहर तुमको मिलेगा जिसको कहते हैं बिहार शरीफ। आज के बिहार के बीचों बीच, है ना। पहले ही पूरा होता था इतना बड़ा, है ना। तो आज का बिहार में बीचों बीच में तुमको एक शहर मिलेगा, इसका नाम है बिहार शरीफ। वहीं पे इसने एक विद्यालय, विश्वविद्यालय बनवाया था, इसका नाम क्या था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये बात समझ में आई? अब आ जाते हैं तुम्हारे वही ताऊ जी वाले। चाचा जी, ताऊ जी कौन थे? अगला शासक कौन आ जाएगा? धर्मपाल, है ना। और धर्मपाल इस वंश का सबसे योग्य शासक था, बहुत ही योग्य था, इसीलिए तुमको इसी का नाम पता है। जैसे हमने पूछा ना कि कौन होगा इस वंश का शासक, तो तुमने फटाक से बोला था ना धर्मपाल। क्यों? क्योंकि इस वंश का सबसे योग्य आदमी था ये। परिवार में देखा होगा तुमने, तुम्हारे परिवार में गांव भर अगर किसी एक ही आदमी के नाम से जानता होगा तुम्हारे परिवार को, और वो तुम्हारे परिवार का सबसे योग्य आदमी होगा, है ना। होता है कि नहीं होता? ऐसे उसी के नाम से जानते हैं। वैसे भी इनका भी है, गोपाल वंश में इनको सबसे ज्यादा योग्य शासक कौन होगा? धर्मपाल। इसीलिए हम केवल इसी को जानते हैं, सबने सुना होगा इसके बारे में, है ना। तो धर्मपाल क्या है? इस वंश का सबसे योग्य शासक है। क्यों?
क्योंकि इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया है। ये क्या हो जाएगा? हाँ, स्वतंत्र शासक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से इसने शासन किया है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र शासक हो जाएगा। इसी को हम दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकते हैं कि पाल वंश का वास्तविक संस्थापक ये है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ये क्या होगा? पाल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। अच्छा, इसने क्या किया? इसने भी किया, एक विश्वविद्यालय खुलवाया। क्या खुलवाया? विश्वविद्यालय खुलवाया। उस विश्वविद्यालय का नाम को बता सकते हो? सबने सुना है, ये कोई मत कह देना कि ये सुना नहीं है। धर्मपाल, ये बहुत याद होगा, कई बार अभी पेट का एग्जाम दिया है, पूरा करवाया था वहां पे। बताओ। हाँ, नालंदा कह रही है, नालंदा। हाँ, वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। है, बहुत पुरानी बात है, बचपन की बातें हैं वो। ये बताओ, धर्मपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया था? अरे यार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कितनी बार बताएं, अभी तो बताया है, कितने दिन हुए हैं। विक्रमशिला कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? विश्वविद्यालय। इसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की जानकारी मिलती थी। शिक्षा की शाखा की दी जाती थी इसमें, बौद्ध धर्म के वज्रयान की। वज्रयान जानते हो? अरे वो इंद्र वाला वज्र बता रहे हैं। ये शाखा है ना, हीनयान, महायान, ये शाखाएं हैं कि नहीं? बौद्ध धर्म कितने अच्छे से पढ़ाया है ना? तो उसमें क्या है, ये एक शाखा है, सबसे आधुनिक शाखा कह सकते हो। इसमें कुछ भी रोक टोक नहीं है। कहा गया मदिरा पीने का मन है पियो, मांस खाने का मन है खाओ, जो करने का मन है करो। जबकि बौद्ध धर्म में सीधा सीधा मनाही है हर चीज की, है कि नहीं? सब मना किया गया कि झूठ मत बोलो, गलती से भी किसी को मत मारो, सारी चीजें मना की। शराब राब तो अरे राम राम राम, है ना, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। ये क्या कह रहे हैं कि सब करो। और इस वाले विश्वविद्यालय में इसी शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तुमको अच्छा याद होगा, जब हमने पढ़ाया था गुप्तवंश गुप्तवंश में तुमको अच्छे से ध्यान होगा, जब कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, वो कहाँ बना था? वो भी बना था बिहार में। और वो बिहार के यहाँ पे आता। देखो यहाँ पे ये कौन सा था? यहाँ पे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ में। यहाँ पे कौन सा होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये वाला जो है ना विक्रमशिला, ये है भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर। तो भागलपुर पड़ता है पूर्व में, ये भागलपुर यहाँ पे। सोचो, आज के समय में बिहार की कंडीशन देखो और पहले इतिहास में देखो। इतिहास में देखो, 3 विश्वविद्यालय हैं। दुनिया की सबसे पहली आवासीय विश्वविद्यालय की सुविधा कहाँ पे थी? बिहार में। मतलब खुद वहीं रह के, वहीं खा के, मतलब हॉस्टल वाली सुविधा, सारी व्यवस्था वहीं रह करके सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया में, धरती पर की बात कर रहे हैं, पूरी धरती पे कहीं भी आवासीय विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। तब हमारे यहाँ बिहार में नालंदा में विश्वविद्यालय हुआ करता था, कुमार गुप्त ने बनाया था, जहाँ पे आवासीय सुविधा हुआ करती थी और उसमें महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, है ना। तब सोचो, ऐसा भी बिहार था जब 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे बिहार में। शिक्षा का पूरे दुनिया का केंद्र हुआ करता था, जिस बिहार की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। विश्व गुरु की संज्ञा हमको मिली थी कि दुनिया भर के लोग पढ़ने यहाँ आते हैं। मोरक्को से पढ़ने वहाँ हमारे यहाँ आते थे, मिस्र से पढ़ने हमारे यहाँ आते थे, ईरान से पढ़ने हमारे यहाँ आते थे, इधर चीन से पढ़ने हमारे यहाँ आते थे, पूरी दुनिया से पढ़ने लोग हमारे यहाँ आते थे। और आज हमारे यहाँ देखो, यहाँ से पढ़ने यूक्रेन जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें। अच्छा, कोई बता सकता है कि बिहार की इतनी कंडीशन खराब होने का कारण क्या है? कोई बता सकता है? थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। बिहार एक समय ऐसा था कि शिक्षा के लिए सबसे ऊपर था, पूरी दुनिया में सबसे आगे था। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। भारत की ही कंडीशन खराब है, उसमें भारत में भी अगर देखा जाए तो बिहार की सबसे ज़्यादा खराब है। कोई बता सकता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इतनी ज़्यादा खराब क्यों है? जनसंख्या, चीन में भी तो जनसंख्या तुमसे ज़्यादा है, वो तुमसे ज़्यादा है। मुगल के समय में ज़्यादा बर्बाद हुआ। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुगलों के समय बर्बाद हुआ? बख्तियार खिलजी मुगल नहीं था। तुम्हें पता, बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश ने, सब कह सकते हो, नालंदा को तोड़ा। वहां से देखो, ऐसे स्थिति खराब नहीं होती। मान लिया कोई आदमी आ जाए, मान लीजिए जिसके यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, ये पूरा हॉल मैंने ले रखा, मेरा खुद का तो है नहीं, मैंने किराए पे ले रखा है। अगर वो आ करके कह दे कि तुम कोचिंग नहीं चलाओगे कल से यहाँ, तो एक तरीका हो सकता है कि ये कोचिंग बंद हो जाए। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम दूसरी जगह व्यवस्था कर लें। क्या कोचिंग बंद होगी तब? नहीं, हम इसके पड़ोस में कहीं दूसरा ले लेंगे। खत्म होगा क्या ये? शिक्षा का केंद्र खत्म होगा ये? नहीं। तो खत्म होने का कारण तब होता है ना
जो हम अपने दिमाग पर चढ़ा लेते हैं। तुमने देखा होगा, हमने जब भी इतिहास में पढ़ा तुमको यही बताया कि जब भी कोई बहुत बड़ा महान शासक आता है ना, तो उसके बाद में उसकी संतान खच्चर आती ही आती है। आती नहीं आती? क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। उसको उस हर बात हर जगह पे यही कहेगा कि मेरे पूर्वजों ने ये किया था, मेरे अब्बू जान ने ये किया था। बिहार की भी कंडीशन यही है। आज बिहार में जाओगे, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों का ही, उत्तर प्रदेश भी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, है ना। गुप्त वंश में उत्तर प्रदेश बहुत आगे हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश बिहार दोनों पूरा क्षेत्र ही आगे हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश की भी कंडीशन खराब है, बिहार की भी खराब है। क्यों? क्योंकि हमने वो मान के रखा है कि हमारे पूर्वजों ने ये किया था, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया था, उसी के नाम के रट लगाए हुए हैं। हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एक इस समय और भी है हमारे यहाँ, एक होते हैं राजपूत जिनको कहते हैं, क्षत्रिय, उनमें भी है बहुत गौरवशाली इतिहास है उनका। जैसे बिहार का गौरवशाली इतिहास है, वैसे राजपूतों का गौरवशाली इतिहास है। उनके पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है। आज उनकी भी कंडीशन वही है, बिहार वाली स्थिति पे है। वो अपने पूर्वजों का गाते हैं, महाराणा प्रताप ने ये किया था, पृथ्वीराज चौहान ने ये किया था। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, तुमने क्या किया है? क्षत्रिय कोई ऐसा नहीं बन जाता कि उस कुल में तुमने जन्म ले लिया तुम क्षत्रिय हो गए। किया क्या है तुमने क्षत्रिय होने के लिए? बहुत लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कहते हैं हम क्षत्रिय। किस बात के क्षत्रिय? छोटे छोटे लड़के वो अपने आप को राजपूत लिख रहे हैं, फेसबुक स्टोरी लगाएंगे, राजपूत लिखेंगे। किस बात के राजपूत? तुम क्षत्रिय होना पता भी होता है क्या होता है? पूछ दोगे तो ये भी नहीं बता पाएंगे क्षत्रिय का मतलब क्या होता है। क्षत्रिय वो होता है जो अपने यहाँ, अगर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए शरण मांगने के लिए, तुम अपनी जान दे दो, पर उसकी जान बचानी जरूरी है। और यहाँ डोलौंडे डोला लें इनको तो चड्डी पकड़ के भागेंगे, है ना। और अपने आप को क्या कहते हैं? हम राजपूत हैं। राजपूत कोई ऐसा नहीं होता, राजपूत होता है लड़ने से। जो दूसरों के लिए जीता है वो राजपूत होता है, जो दूसरों के लिए जान देते वो राजपूत होता है। और यही है उनके पतन का कारण। अभी भी अगर सीखेंगे तो सीख सकते हैं इस बात से। इतिहास का यही है। एक इतिहासकार, बहुत पुराने इतिहासकार हुए हैं यूरोपियन, उनका नाम है हीगेल। हीगेल यही कहते हैं कि हमने इतिहास से यही सीखा है कि इतिहास से कभी भी किसी ने कुछ नहीं सीखा। और यही कंडीशन है। बिहार की पूरी कंडीशन देख करके भी ये राजपूत सीख नहीं रहे हैं कि इतने आगे हुआ करते थे, उन्हीं की गाथा गा गा करके बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि हमारे पास क्या था? गाने के लिए तो है, हर जगह सम्मान पाने के लिए तो है ही है कि हम आगे हुआ करते थे। आज क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा IAS हमारे यहाँ से आते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। बताते हैं हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते हैं, हम भी गाते हैं भैया कि दुनिया की सबसे पहले, अभी बताया तुमको, बड़े सम्मान के साथ गाते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? इससे आगे क्या होगा? हम तो बर्बाद ही होते जाएंगे ना। लोग देख देख के सीख रहे हैं, वो आगे जाएंगे। तुम गाते रहो क्षत्रिय जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद, गाते रहो, क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी के कगारी पे हो, है ना। एक बात और है, हीगल ने देखो एक बात ये कही है कि इतिहास से हमने यही सीखा कि कभी हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। और कोई सीखता ही नहीं है, इतिहास का यही है। पढ़ सब लेते हैं पर सीखता कोई नहीं, ध्यान कोई नहीं देता उस पर, चिंतन करने की जरूरत है। अच्छा, हीगल ने एक बात और कही थी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हीगल की दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और ये इतिहास फिर दोहराएगा। और बिहार, उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक केंद्र बनेगा पूरी दुनिया में, और भारत फिर बनेगा विश्व गुरु। और इसकी शुरुआत हो चुकी है बिहार से, पटना से खान सर ने कर दी है ना। पता है खान सर के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना। तो बिहार से शुरुआत हो चुकी है, इतिहास दोहराने वाला है। बस उत्तर प्रदेश में कमान संभालने की जरूरत है। कोई एक आदमी हो जाए जो उत्तर प्रदेश से कमान संभाल ले, बस हम लोग धर्मगुरु बनने की कगार पे हैं। कोई ज़्यादा देरी नहीं है ना। 1947 में आज़ाद हुए थे और 2047 तक आते आते हम दिखा देंगे दुनिया को। हमारे पता है तुम्हारे, हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने स्टेटमेंट यही दिया है। अब इस समय अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके हम लोग सामने से चैलेंज कर देते हैं। अगर वो कहता है ना कि तुम्हारा हम ये बैन कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम सीधे कह सकते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। अगर वो कह दे कि रूस से तुम पेट्रोल मत लेना, नहीं तो बैन कर देंगे, तो अब हमारे यहाँ विदेश मंत्री खुल के कह सकते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हम ईरान से पेट्रोलियम लाते हैं तो तुम ईरान पे सैंक्शन लगा देते हो। हम वेनेजुला से लाते हैं तुम वेनेजुला पे सैंक्शन लगाते हो। हम कुवैत से लाते हैं तुम कुवैत पे सैंक्शन लगा देते हो। तो लाएंगे कहाँ से? तुमसे ही खरीदेंगे केवल। क्यों खरीदें तुमसे? हम तो लाएंगे, लगाओ सैंक्शन, कितने लगाओगे? अब हम में इतनी क्षमता आ गई है तो तुमको दिखने तो लगा होगा इतिहास सामने अब दोहराने वाला है ना। तो देखो इतिहास यही है कि इतिहास से कोई सीखता नहीं, लेकिन हम सीखेंगे तभी तो हम बदलेंगे। इतिहास वही बदलेगा जो इतिहास को सही से समझेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो बिहार का सोचो, एक समय हुआ करते 3-3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज का देखो कंडीशन बहुत खराब है। इसलिए हम केवल क्षत्रियों को ही नहीं बता रहे, सबको बता रहे हैं यार, सबका इतिहास वही है। मौर्यों का इतिहास खराब था। सोचो यूनान तक साम्राज्य हुआ करता था, जहां ग्रीस है, तुर्की है, वहां तक साम्राज्य हुआ करता था। आज देखो किस कंडीशन में है।
सीखना है, और ये तभी होगा जब हम लोग शिक्षा पे पकड़ बनाएंगे। अम्बेडकर साहब यही कहा करते थे कि 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है। कि 1000 सैनिक एक तरफ खड़े हो ना, और एक दिमाग वाला आदमी अगर एक साइड चाणक्य खड़ा हो जाता है तो उसके आगे सब बेकार है। सिकंदर की सेना इतनी बड़ी थी, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था, लेकिन एक चाणक्य खड़ा हो गया और एक छोटे बच्चे से करा लिया, 16 साल के बच्चे से पूरी सिकंदर की सेना को हरवा दिया। ठीक है ना। तो ये होता है, थोड़ा तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। विश्व गुरु भारत तभी बनेगा, फेसबुक पे पोस्ट डालने से या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से विश्व गुरु नहीं बनेगा भारत। उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। बात समझे। चलो धर्मपाल देखो, बात हो गई बहुत सारी। धर्मपाल तुमको याद होगा थोड़ा थोड़ा, हमने बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष, याद था? त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हो रहा था? यहाँ कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। इधर से राष्ट्रकूट, यहाँ से कौन था? राष्ट्रकूट, यहाँ से राष्ट्रकूट थे कि नहीं थे? इधर से गुर्जर प्रतिहार थे कि नहीं थे? इनको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। ये भी राजपूत हैं, ये भी राजपूत जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, ये भी क्षत्रिय हैं। ये गुर्जर प्रतिहार, इधर से ये इस पे कब्जा करना चाहते हैं, इधर से पाल वंश इस पे कब्जा करना चाहता है, इधर से राष्ट्रकूट। तीनों आपस में लड़ते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। इधर से तुमको पता है वत्सराज लड़ा था प्रतिहार की तरफ से, अभी बढ़ा वत्सराज। इधर से कौन लड़ा था? ध्रुव लड़ा था। इधर से कौन लड़ा? धर्मपाल। जीता कौन था? ध्रुव। लेकिन फिर भी ध्रुव इस पे कब्जा नहीं कर पाया कन्नौज पे। क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा थी। अब ये प्रतिहारों ने इस पे लेकिन कब्जा कर लिया। इधर का क्षेत्र जो था, हारे जरूर थे लेकिन थोड़ा आंशिक रूप से इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था कन्नौज, है ना। क्योंकि कन्नौज इतना ही नहीं था, पूरा साम्राज्य बड़ा था, छोटा टुकड़ा ले लिया। थोड़ा इसे समझो डायग्राम से, है ना। तो थोड़ा इसने कब्जा कर लिया था, लेकिन जीते एक बार ये भी थे, इधर धर्मपाल। और इन्होंने क्या किया? वहां की गद्दी पे एक दूसरा आदमी बिठा दिया। खुद नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि वहां जाएंगे तो पिट जाएंगे, क्योंकि वहां पे अभी बवाल बहुत ज्यादा है। सीरिया है उस समय का, है ना, कि सीरिया में कोई भी कब्जा करना, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वहां पे कब्जा करेगा, पिटेगा, वहां से जाएगा। अफगानिस्तान में पिट के ही गए अमेरिका वाले, है ना, बहुत उड़ते हैं ना, तो वहां पिट के गए। वैसे ही कंडीशन यहाँ की थी कि यहाँ जीत भले ही जाओ पर यहाँ कब्जा नहीं करना। राष्ट्रकूट जीत जरूर गए थे लेकिन कब्जा नहीं किया था। लेकिन प्रतिहारों ने यहाँ पे चालाकी कर ली और थोड़ा आंशिक रूप से कब्जा कर लिया, धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा कब्जा ना करना स्टार्ट कर दिया। और यही कारण रहा कि धीरे धीरे करके प्रतिहार आगे चल के पूरा कन्नौज कब्जे में ले लिए। और इनसे गलती क्या हुई कि थोड़ा करने में ही डर गए। देखो यहाँ से इतिहास से सीखोगे, हर एक पॉइंट से तुमको सीखने को मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, देख के लगता है यार जीडी में इतने लोग भरेंगे, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, हम कैसे उनसे आगे निकल पाएंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि यार अगर कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर हम जीत के भी हार जाएंगे। उनसे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी सिलेक्शन ले लें जो तुमसे कम ज्ञानी थे। यहाँ पे देखो राष्ट्रकूट ज्यादा ताकतवर थे, प्रशासन प्रतिहारों ने किया, ये इनसे कम ताकतवर थे, लेकिन इन्होंने पहल की, कोशिश की, थोड़ा कब्जा किया, डरे नहीं, थोड़ा कब्जा किया, समय मिला, मौका मिला, पूरा कब्जा इनके अंदर आ गया, है ना। पर ज्यादा ताकतवर ये थे। तो तुम हो सकता है तुम ज्यादा ताकतवर हो, बस तुम ये वाला कदम उठाने से डर रहे हो। तो तुमको शुरुआत करनी है, डरना नहीं है। इतिहास से सीखोगे, हर एक पल से तुमको सीखने को मिलेगा, है ना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो पाल वंश में इस समय यहाँ पे शासक कौन था? यही धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। इधर से कौन लड़ा? धर्मपाल। तो यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष में ले लेगा भाग, है ना। तो क्या हो जाएगा? त्रिपक्षीय संघर्ष इसने किया, है ना। और किससे लड़ा? बोलो। हाँ, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से लड़ा, है ना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा बैठा दिया, जो राजा था उसको हटा करके दूसरा राजा यहाँ पे बिठा दिया, है ना। इंद्रायुध की जगह पे दूसरा कोई राजा बिठा दिया था इन्होंने, है ना। तो कोई बड़ी बात तो थी नहीं, यहाँ पे ये पड़ोसी थे, कर सकते थे, इतना कर दिया इन्होंने। अब धर्मपाल के बताने के लिए और कुछ है नहीं। महान शासक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने की थोड़ी कोशिश तो की कि नहीं गई, तो इसलिए इनको महान शासकों में जाना जाता है। और बाकी इन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया तो उस वजह से भी इनको जाना जाता है। बाकी कन्नौज पे इन्होंने राजा को बदला, इसलिए इनको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? उत्तरापथ स्वामी। उपाधि कौन सी थी इनकी? उपाधि थी इनकी उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी का मतलब समझते क्या होता है? उत्तरापथ मतलब उत्तर भारत के, स्वामी मतलब राजा। तो उत्तर भारत के महान राजा कौन हो जाएगा? उस समय धर्मपाल हो जाएगा। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा उस समय का जब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था तो उत्तर भारत का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल हो जाएगा, क्योंकि इसको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि मिली थी,
है ना। अब आ जाएगा अगला शासक हो जाएगा इस वंश में देवपाल। कौन हो जाएगा? देखो इसमें याद करना आसान है क्योंकि सबके आखिरी में क्या आ रहा है? पाल आ रहा है। तो अभी पहले कौन आया? गोपाल, धर्मपाल, फिर देवपाल। अगले आएंगे महेंद्रपाल, महिपाल, जितने भी आएंगे सब पाल ही आएंगे। ठीक है, तो अभी हम कौन देखेंगे? देवपाल। देवपाल क्या हुए? ये इतने योग्य शासक नहीं थे। बात समझना, ये योग्य शासक नहीं थे। इनको हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके समय में एक अरब यात्री आया। कौन आया? एक अरब यात्री। अरब यात्री का नाम कोई बता सकते हो? एक अरब यात्री आया, कोई लोग बता सकते हैं इसका नाम? तो भाई यात्री भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर वही वाली बात है, किस्मत का जाना नहीं जाता, कितनी खराब तुम्हारी हो, है ना, और क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए बता दे रहे हैं। ये अरब यात्री आया था सुलेमान। नाम सुना ही नहीं होगा तुमने इसको। सलमान सुना होगा, सलमान खान, है ना। ये हाँ, सुलेमान पहाड़ी है पाकिस्तान में, है ना। वो बता अलग, तो मैं पहले में बताया था। हाँ, सुलेमान नाम का एक अरब यात्री आया था। किसके दरबार में? देवपाल के दरबार में आया था, है ना। अच्छा देखोगे, ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय बनवाया था गोपाल ने, है ना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया धर्मपाल ने। इसने क्या किया? इसने भी ओदंतपुरी, जहाँ पे इनके बाबा ने बनवाया था, ओदंतपुरी कहाँ? इनके, हाँ, गोपाल ने बनाया था। तो ओदंतपुरी में इन्होंने बौद्ध मठ बनवाया। क्या बनवाया? ओदंतपुरी में क्या बनवाया? बौद्ध मठ बनवाया, है ना। मठ समझते हो, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं ना, वैसे मठ होते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बनाया? ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ बनवाया। फिर बात करते हैं महिपाल की। अच्छा, ये जो है देवपाल, इनसे एक गलती हुई थी एक्चुअली में। बताते हैं क्या गलती हुई थी। देखो, इनके समय में इन्होंने जावा का एक शासक हुआ करता था, इंडोनेशिया साइड में, पढ़ाया मैप में याद होगा। जावा क्षेत्र में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शैलेंद्र शासक, है ना। उसने क्या किया? उसने इनसे कहा कि यार हमको अपने यहाँ थोड़ी जगह दे दो, हम क्या करना चाहते हैं, हम नालंदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए। तो इनके रिश्ते उसके साथ अच्छे हो गए। इन्होंने 5 गांव उसको दे दिए नालंदा यूनिवर्सिटी में, इसकी तरफ से, शैलेंद्र शासक की तरफ से। और इनकी मित्रता किससे हो गई? शैलेंद्र शासक से। और शैलेंद्र शासक की लड़ाई किससे थी? चोलों से थी, है ना। उसने लड़ाई किससे की? चोलों से। और उसका भुगतान किसको भरना पड़ा? इनको। अब ये तो चले गए क्योंकि बूढ़े थे। इसके बाद में कौन आएगा? नहीं, महिपाल। कौन आएगा? महिपाल। कौन आया? महिपाल। अब महिपाल को तुमको याद होगा, महिपाल का युद्ध हुआ था राजेंद्र चोल के साथ, याद है कि नहीं? ये देखो, यहाँ पे चोल है, यहाँ पे चोल रहते थे। यहाँ से गए और हमने कहा था कि बंगाल में जाकर के राजेंद्र चोल ने मारा था। किसको? महिपाल को। क्यों मारा था? केवल गंगाजल के लिए। सोचो, कोई गंगाजल के लिए कोई मारेगा? केवल अंदर की खुन्नस क्या थी कि तुम्हारी दोस्ती हमारे दुश्मन से है। खुन्नस तो वो होगी। बाकी देखो, अगर देखा जाए इतिहास में, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार चोल वंश के पतन का कारण भी यही था, क्योंकि राजेंद्र चोल के बाद में कोई भी योग्य शासक आया नहीं और चोल साम्राज्य ही खत्म हो गया। 1500 सालों तक चलने वाला चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल के जाते ही पूरा ढहा गया एकदम, है ना, खंडहर के जैसे एकदम से ढहा गया। क्यों? क्योंकि मान्यता के अनुसार ये है ना कि धार्मिक मान्यता ये कहती है कि पटना के आगे की जो भी गंगा नदी का जल है वो ऐसा क्या कहते हैं, उसमें उसकी पूजा नहीं की जाती है, इसमें क्या दोष युक्त है, ऐसा कुछ कहते हैं उसमें, है ना। तो पटना के आगे का नहीं किया था। उन्होंने कहाँ से लिया था? बंगाल से लिया था। तो पटना तो क्रॉस ही हो गया। तो बंगाल से गंगा जल लेकर के आए थे। इसीलिए गंगा पे विजय प्राप्त करने के लिए राजेंद्र चोल को क्या कहते हैं? गंगई कोंड चोल, है ना। गंगई कोंड की उपाधि उन्होंने धारण कर ली, इसलिए राजेंद्र चोल को कौन सी उपाधि दी गई? गंगई कोंड चोल की, है ना। तो महिपाल की लड़ाई किसके साथ हुई? राजेंद्र चोल से। किससे हुई? हाँ, तो चोल लिख लेंगे सीधे, याद रहेगा। राजेंद्र चोल को तो वैसे भी भूलोगे नहीं, है ना। तो चोलों के साथ में किसकी लड़ाई हुई? महिपाल की। क्यों हुई थी? कोई लड़ाई थी? केवल गंगाजल के लिए लड़ाई हुई थी। तो गंगाजल के चक्कर में तो कोई वो है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इस वंश में ये बहुत ही योग्य शासक महिपाल था। चोलों से लड़ना छोटी मोटी बात नहीं थी उस समय, बहुत ही योग्य शासक था। इसीलिए इसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। महिपाल को क्या कहते हैं? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीय संस्थापक। कौन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि चोलों से टक्कर लेना छोटी बात नहीं थी, है ना। अब केवल इतने पे ही तो तुम हो नहीं जाओगे बहुत बड़े शासक, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ और भी काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसके समय में बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। हालांकि ये सारे जितने पाल थे ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे, शैव और वैष्णव दोनों को मानने वाले थे, है ना।
पर ये बौद्ध को भी प्रेरणा दिया करते थे, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म यहीं से वो स्टार्ट हुआ था, बिहार से ही, और इनका साम्राज्य भी वहीं से था। तो ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म का विकास भी और हो, है ना। हालांकि अगर पूछा जाएगा कि सर्वांगीण विकास बौद्ध धर्म का किस वंश में हुआ, तो मौर्य वंश बताना, ठीक है ना, क्योंकि अशोक के समय में सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन पाल वंश के समय में भी इसने क्या किया, बौद्ध जो क्या कहते हैं, बौद्ध भिक्षु, है ना, तो बौद्ध भिक्षुओं को इसने क्या किया, यहां से भेज दिया इधर। और ये कौन सा इलाका है, तिब्बत। तो बौद्ध भिक्षुओं को तिब्बत किसने भेजा, महिपाल ने। किसने भेजा, हाँ, तो बौद्धों को कहां भेजा, तिब्बत भेजने वाला राजा कौन हो जाएगा, बौद्धों को तिब्बत भेजने वाला राजा। क्यों भेजा, क्योंकि बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हो सके, है ना। इसलिए इसने क्या किया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। कहां भेजा, तिब्बत भेजा। अच्छा, अब क्या होता है, देखो जगह बची नहीं, लेकिन इसी में सब कुछ हटा देंगे, है ना, ज्यादा बचे नहीं कोई, है ना। अब आएगा एक महेंद्रपाल। कौन आएगा, महेंद्रपाल। देखो इसको बताना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका अपना खुद का योगदान कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे बता दें, इधर अगला राजा कौन हो जाएगा, महेंद्रपाल। कौन हो जाएगा, महेंद्रपाल। देखो इसने अपने जीवन काल में वैसे कुछ विशेष काम नहीं किए हैं, ठीक है, इसका कुछ विशेष योगदान नहीं है। पर इसके दरबार में एक कवि हुआ करता था, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके दरबार में एक कवि रहता था, कवि का नाम को बता सकते हो, इसके दरबार में एक कवि रहता था, राजशेखर। कौन रहता था, राजशेखर। इसको याद रखना, है ना। ऐसे करके कोई पान मसाला आता है राजशेखर, है ना, वो वाला नहीं है, ये कवि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो राजशेखर की एक रचना है काव्य मीमांसा, पढ़ा चुके हैं ये हम, है ना। तो राजशेखर ने एक रचना लिखी है, इसका नाम क्या है, काव्य मीमांसा। ये लिखी है और ये रचना पूछ ली जाती है। तो हो सकता है कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे, तो महेंद्रपाल के दरबारी कवि कौन थे, राजशेखर होते थे। उनकी रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा है ना। अब बस खत्म है राजू, ये वंश पूरा, ज्यादा तो है नहीं इसमें, है ना, पाल वंश पूरा खत्म है। अब इसमें बस इतना बताना कि अंतिम शासक कौन है। अंतिम शासक कोई बता सकता है, इस वंश का अंतिम शासक बताओ, मदनपाल। ये क्या है, इस वंश का अंतिम शासक है। अच्छा, बता सकते हो अंतिम शासक क्यों है ये, कोई अच्छा राजा आया ही नहीं, ठीक है ना, और इसको कोई खत्म करने वाला ऐसा कुछ नहीं था, स्वतः ही खत्म होने वाला वंश है ये, ठीक है। ये थोड़ी ना कि कोई आ गया, मार दिया, खत्म कर दिया, कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, स्वतः ही समाप्त हो गया ये वंश। कौन सा वंश, पाल वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। पाल वंश का अंतिम शासक कौन, मदनपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन, गोपाल। देखो एक ही बोर्ड पे सारा कुछ समझा दिया, पूरा पाल वंश आ गया, देखो है ना। अब बात क्या हो जाएगी, अब ये पाल वंश खत्म हो जाएगा तो इसकी जगह पे कौन सा वंश आएगा, बोलो। पाल वंश खत्म होगा तो कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा सेन वंश। कौन सा वंश आएगा, अरे थोड़ा तो तुम लोग रखा करो नॉलेज। अगला कौन सा वंश आएगा, सेन वंश। किसकी जगह पे, पाल वंश की जगह पे सेन वंश आ जाएगा। तो अब हमको थोड़ा इतिहास पता चल गया कि अब ये हमको अगर पढ़ना है तो कौन सा पढ़ेंगे, सेन वंश पढ़ेंगे, क्योंकि अगली बारी किसकी है, सेन वंश की। तो अगला सेन वंश पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा है, उसमें भी कवि की वजह से ही पूरा पढ़ना है, बाकी उसमें है नहीं कुछ ज्यादा। तो ये पाल वंश समझ में आया पूरा, चलो इसको छाप लो।